गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन अध्याय 9 हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। तो अपन हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो हम पहले जो पढ़ चुके हैं जानते हैं, सामान्य जानकारी के आधार पे अपन ने पाठ पढ़ा था 5। तो मेनलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन 2 जगह पे स्थान बताता था। हाइड्रोजन का स्थान 2 जगह था, एक तो प्रथम समूह के साथ में और एक 8वें समूह के साथ समानता प्रदर्शित करता था। तो हाइड्रोजन की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। अब इसको हाइड्रोजन को परमाणु क्रमांक के आधार पर जब आवर्त सारणी तैयार की गई, तो जो मोज़ले नामक वैज्ञानिक आए थे, तो इन्होंने इस हाइड्रोजन को परमाणु क्रमांक के आधार पर क्षार धातु के ऊपर यानी कि प्रथम नंबर पर स्थान दे दिया। तो ये दोनों तरीके से क्षार धातुओं के साथ भी और क्षार धातुओं के साथ और हेलोजनों के साथ दोनों के साथ समानता प्रदर्शित करने लगा। तो इसके आधार पर अपन सबसे पहले केवल कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्वेश्चन आ जाता है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है, क्योंकि यह एक विचित्र तत्व माना गया है जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसके आधार पर ये 2 प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, क्षार धातुओं के साथ और हेलोजनों के साथ। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्षार धातुओं के साथ यह किस प्रकार समानता प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अगर परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो 1s1। तो अगर किसी भी क्षार धातु जैसे लिथियम का ले लें तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो परमाणु क्रमांक 3 है तो 1s² 2s1। सभी के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, यानी कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी समानता प्रदर्शित करता है। अगर इसी प्रकार अपन ने अभी बात की कि हाइड्रोजन एक विचित्र तत्व है। अब कैसा विचित्र तत्व है? अपन ने बोला कि जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो अपन बात करें धनायन का बनना, तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके हाइड्रोजन के धनायन में बदल सकता है। हाइड्रोजन का जो उदासीन परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो हाइड्रोजन के धनायन में बदल जाएगा। तो जितनी भी क्षार धातुएं हैं वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाती हैं। जैसे लिथियम का धनायन, सोडियम का धनायन, आपने पिछली कक्षाओं में इनका अध्ययन किया है। इसी के आधार पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हाइड्रोजन जो है, इनकी जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो जितनी भी क्षार धातुएं हैं वो सभी भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। अब अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन। अगर हाइड्रोजन का अपन विद्युत अपघटन करें, हाइड्रोजन का नहीं, किसी भी हैलाइडों का अगर हम विद्युत अपघटन करें तो जो हाइड्रोजन है हमारे लिए कैथोड पर ही प्राप्त होती है। हमेशा जब किसी का विद्युत अपघटन किया जाए तो किसी पात्र में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो अपन अगर कोई सी भी हैलाइड को गर्म करें, उसका विद्युत अपघटन करें, तो जो हमें हाइड्रोजन गैस है ना वो कैथोड पर प्राप्त होती है। तो अगर हम क्षार धातुओं के कोई से भी हैलाइड को गर्म करें, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड, कुछ भी, तो जितनी भी हैं वो काय पे प्राप्त होगी, हमें हमेशा कैथोड पर ही प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं क्षार धातुओं के साथ समानता दर्शाता है। एक पॉइंट और समानता का अपन बात करते हैं कि अधातुओं के प्रति बंधुता। अधातुओं के प्रति बंधुता यानी कि इनके जैसी क्रिया करना। तो क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन धातुओं की अपेक्षा अधातुओं के प्रति अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है, मतलब बहुत जल्दी से आकर्षित करके उनको बंध बना लेता है। तो ये इस प्रकार हो गई क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की समानता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, धनायन बनने के आधार पर, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर, हैलोजनों का विद्युत अपघटन के आधार पर, अधातुओं के प्रति बंधुता के आधार पर। अब अपन बात करते हैं कि ये हैलोजनों के साथ किस प्रकार समानता प्रदर्शित करता है।
तो अपन सबसे पहले भी ये बोल चुके हैं, वही बात दोबारा से रिपीट कि हाइड्रोजन एक विचित्र तत्व है, जो हाइड्रोजन का परमाणु एक विचित्र तत्व है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। अभी अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, अब अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर गया। तो प्रथम जो कक्ष होता है k कक्ष, इस k कक्ष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसी प्रकार जो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया तो ये क्या में बदल जाएगा, ऋण आयन में बदल सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। तो ये किसके साथ समानता दर्शाने लगेगा, जितने भी हैलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इन युगों के साथ समानता दर्शाने लगेगा। तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बात कर लेते। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन ने बोल दिया 1s1, तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अपन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 9 1s2 2s2 2p5। तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये भी, तो हैलोजन भी क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसी प्रकार अपन हाइड्रोजन के लिए बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन भी हैलोजनों के साथ समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह स्पष्ट है कि इनके अंतिम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दूसरा अपन बात करते हैं कि अगर ऋणायन का बनना, तो जिस प्रकार अपन ने बोला था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन में बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन में बदल जाता है। तो हैलोजन जितने भी हैं इनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो ऋणायन में बदल जाते हैं। तो अपन सीधा लिख देंगे, जिस प्रकार हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के ऋणायन में बदल सकता है, उसी प्रकार हैलोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि आयनन विभव। अगर हम आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, 3 में कि आयनन विभव है क्या, किसी भी परमाणु में से, उदासीन गैसीय परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनन विभव की बात करें तो हैलोजनों के समान इनके आयनन विभव का मान, हाइड्रोजन के आयनन विभव का मान उच्च होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फ्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा पहले ग्रहण करेगा। तो अपन सीधा बोल दें हाइड्रोजन के आयनन विभव का मान हैलोजनों की बराबर होता है, आयनन विभव के मान के बराबर होते हैं। ये अपन सीधा बोल सकते हैं कि इनके आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। अपन बात करते हैं परमाणुकता की, बात कर लो थोड़ा। तो परमाणुकता की बात में करेंगे तो हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु, मतलब हाइड्रोजन कभी H के रूप में नहीं लिखा जाता, ये इसका सिंबल है, केवल प्रतीक। हाइड्रोजन लिखने के लिए H2 लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार जितने भी ये तत्व हैं एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसको छोड़ करके सभी F2, Cl2, Br2, I2 आदि लिखे जाते हैं। तो ये भी कैसा है, द्विपरमाण्विक है। तो इस आधार पर अपन बोल सकते हैं कि इनमें निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं। अब अपन आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या, देखिए हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे पिछले अध्यायों में कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो अपन ने सबसे पहले वहाँ पे भी एग्जाम्पल लिया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम और नंबर 3 ट्राइटियम। संकेत के आधार पर अपन बोल दो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सभी के बाहर 1-1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, कक्ष के सभी के चारों ओर 1-1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। पहला समस्थानिक H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम
H13 ट्राइटियम कहलाता है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब हम इनकी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन की समस्थानिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को बताइए। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा सब में बराबर होती है, लेकिन जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 तथा प्रोटॉनों की संख्या भी 1 ही होती है। जबकि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, लेकिन एक न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? एक न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार ट्राइटियम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और प्रोटॉन भी 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिकों के पॉइंट हैं। तो हम अगर आपसे बोल दें कि आपको हाइड्रोजन के समस्थानिकों की डेफिनेशन क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तथा इन्हें किन किन संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, समझाइए। तो आपका यही क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो सबसे हल्की हाइड्रोजन है इसको हम प्रोटियम कहते हैं और यह समस्थानिक अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि दूसरा जो समस्थानिक है वो ड्यूटेरियम है जो कम मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो सूत्र होता है, इसका ऑक्साइड D2O, ये भारी जल कहलाता है। और भारी जल के अलावा ट्राइटियम है, इसको टाइटेनिक एक बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है क्योंकि ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो अब आपके पॉइंट इतने हो गए। अब हाइड्रोजन बनाने की विधि अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको किसी बात की समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।